भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, उसमें आज आप 3 पर विश्लेषण कर लीजिए। 1773 पे, 1784 पे और 1786 पे। 1700 भारतीय संविधान में ये 3 ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं 1800 से पहले के। यानी 1800 के बाद अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का हम देखें तो 2 महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1813 और 1833 का अधिनियम। आज 3 पे केवल फिर से एक बार रिवीजन करें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। याद रखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, याद रखिएगा, ये उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं। वो एक कमेटी गठित करते हैं, सेक्रेट कमेटी, जिसे हिंदी में गुप्त समिति कहा जाता है। यानी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उस समय प्रधानमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक प्रधानमंत्री हैं। एक कमेटी है जिसका नाम है गुप्त समिति, और गुप्त समिति के ही अनुशंसा पर यहां 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा है। 3 प्रेसिडेंसियां हैं भारत में, याद रखिएगा। भारत के पास अपनी 3 प्रेसिडेंसियां हैं, और ये तीनों प्रेसिडेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी है ईस्ट इंडिया कंपनी में। एक आपकी बंबई है, एक आपका बंगाल है और एक आपका मद्रास है। यानी बंबई, जो वर्तमान में मुंबई कही जाती है, यहां पे बंगाल है, और ये जो है जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, ये मद्रास है। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हैं। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला काम ही यही किया गया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के, यानी जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अभी तक बंगाल में गवर्नर बैठा हुआ था, आज उसी गवर्नर का नाम बदलकर क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बढ़िया। दूसरी कंडीशन सुनिएगा। दूसरी कंडीशन है कि इसके 4 सदस्यीय परिषद है गवर्नर जनरल के पास, और 4 सदस्यीय परिषद के पास भी सैन्य शक्तियां रखी गई हैं। यानी सैन्य शक्तियां इस 4 सदस्यीय परिषद के पास बैठी हुई हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण प्रणाली एक तरह से कहें तो दिखाई दे रही है। यानी एक आक्षेप आ रहा है कि संसदीय नियंत्रण प्रणाली तो नहीं है। यानी प्रश्न यदि पूछता है कि भारत में संसदीय नियंत्रण प्रणाली की प्रतिछाया कब मिली, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि यहां पर एक संसदीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट यदि हम देखें, ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट में अगर हम आए तो अब कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस भारत से व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। यानी अभी तक कंपनी के जो कर्मचारी थे वह बिना लाइसेंस भारत से व्यापार कर रहे थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि अब कंपनी के कर्मचारियों को भारत से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के वो भारत से व्यापार। चौथी 5वीं कंडीशन देखिएगा कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखिएगा, यह वाक्य जो है 2 बार आएगा, 1773 में भी आएगा और 1784 में भी आएगा। इसीलिए मैंने कहा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध अंग्रेजी कर्मचारियों को कब लगाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर इसी प्रश्न में भारतीय शब्द हटा दे और कहे कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया, आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
बात समझ में आ गई? आपने कहा कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्लियर? बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा आपने कहा चार सदस्यीय परिषद को अब सैन्य अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। अगला आपने कहा कि बिना लाइसेंस के भारतीयों को बिना लाइसेंस के अंग्रेजी कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। और अगला कहा कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखिएगा, अगला है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सीधा आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स था। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ, और वो था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इस कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश सर इल्जाह इम्पे बनाए गए। क्लियर? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, यह तीन अन्य न्यायाधीश थे। यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर इल्जाह इम्पे थे, और जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। क्लियर? ये न्यायाधीश बनाए गए। अब अगले पे हम आते हैं। अगला है 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। के पिट्स, सुनिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसे हम संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसे हम संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में केवल 2 ही 3 चीजें हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला, फर्स्ट, कि कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक दोनों क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। यानी व्यापारिक और राजनैतिक, ये दोनों क्रियाकलाप जो थे वो क्या कर दिए गए? अलग अलग। यानी गवर्नर जनरल के हाथ से ये काम चला गया। क्लियर हो गया? दूसरा, सेकेंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल। क्या? नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ रहा था, यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के, किस एक्ट के तहत? आप कहेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्लियर हो गया? कब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए? आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। और तीसरा है कि अब कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 और 1784 का ये पार्ट आप अपने जबान पे बैठा लेंगे। 1773 में है कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। याद रखिएगा, अगर भारतीय शब्द आ रहा है, उपहार में भारतीय शब्द, तो आंसर 1700, और यदि भारतीय शब्द नहीं आ रहा है तो 1700। अगर कहता है कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1773। और फिर अगर प्रश्न पूछता है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सुन लेना मेरी बात ध्यान से।
इसमें बाबू सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर अब 3 कर दी गई। और याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा था वारेन हेस्टिंग्स को व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप का अलगाव, क्लियर, वो ये सहन नहीं कर पाया, वो इससे संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था ये दोनों अधिकार गवर्नर जनरल को मिलें, लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 1784 के अधिनियम से बता चुकी थी कि हम अब एक ही व्यक्ति को व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्रियाकलाप करने की छूट नहीं देंगे। और यही कारण था कि वारेन हेस्टिंग्स इसी नंबर 1 के कारण यहां से एज अ गवर्नर जनरल के रूप में त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चला गया, और जहां पर बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बढ़िया। अब आते हैं हम अपने 1786 के अधिनियम पे। एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, बिना मतलब की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। वही पढ़िए जो एकदम एग्जामिनेशन हॉल में सीधा मिले, और आपका नोट्स पूर्ण है, क्लियर, नोट्स बनाते रहिएगा। 1786 का अधिनियम, ये जो 1786 का अधिनियम, अब चूंकि वारेन हेस्टिंग्स जा चुका था, अब कंपनी को कोई एक ऐसा गवर्नर जनरल चाहिए था जो वारेन हेस्टिंग्स के कद का हो, मेंटालिटी का हो, बौद्धिक हो, और उसकी नजर में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसकी नजर में लॉर्ड कॉर्नवालिस था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने की प्रक्रिया चली कि आप क्या बंगाल के गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं। उसने कहा कि हम बनना चाहते हैं, लेकिन 2 हमें कंडीशन है। अगर इस 2 कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो हम भारत एज अ गवर्नर पहुंचेंगे। वो 2 कंडीशन ही 1786 के अधिनियम के 2 बिंदु बने। यानी 1786 का अधिनियम ही लाया गया था केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए। क्लियर। पहला क्या था? फर्स्ट, उसने कहा कि अब यह तमाशा नहीं कि मेरे गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य रखे हैं, पता चलेगा कि आप तीनों के बहुमत के आधार पर निर्णय देंगे, हम अलग हो जाएं और 2 एक साथ बोल दें तो उनका सही हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे अधिकार चाहिए कि मैं अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकूं। किसी अकस्मात परिस्थिति में मैं अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकूं। और 1786 के अधिनियम की पहली बिंदु ही बना कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के सदस्यों के निर्णयों को निरस्त करने का उसे अधिकार है। संतुष्ट हुआ? जो चाहता था उसे मिला, यानी अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार, अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की एक किसी विशेष परिस्थिति में। और दूसरा, उसने कहा कि हम तभी चलेंगे जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ सैन्य शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। 1786 के अधिनियम ने कहा यस, हम आपको वो भी देंगे। 1786 के अधिनियम की दूसरी बिंदु थी कि गवर्नर जनरल को सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। यानी अगर 1786 का अधिनियम देखें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि गवर्नर जनरल को अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार मिला, और दूसरा जो गवर्नर जनरल होगा वही सैन्य सेनापति भी होगा। और ये दोनों अधिकार पाने वाला, क्वेश्चन पूछा 1786 के अधिनियम में दोनों अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी 1786 के अधिनियम से केवल एक ही को जोड़ना है, और वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज आपने 1773 पे चर्चा कर ली, 1784 पे चर्चा कर ली, और 1786 पे चर्चा कर ली। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, उसमें आज आप 3 पर विश्लेषण कर लीजिए। 1773 पे, 1784 पे और 1786 पे। 1700 भारतीय संविधान में ये 3 ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1800 से पहले के।
यानी 1800 के बाद अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का हम देखें तो दो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1813 और 1833 का अधिनियम। आज तीन पे केवल फिर से एक बार रिवीजन करें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। याद रखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, याद रखिएगा, ये उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं। वो एक कमेटी गठित करते हैं, सेक्रेट कमेटी, जिसे हिंदी में गुप्त समिति कहा जाता है। यानी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उस समय प्रधानमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक प्रधानमंत्री हैं। एक कमेटी है जिसका नाम है गुप्त समिति, और गुप्त समिति के ही अनुशंसा पर यहां 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा है। तीन प्रेसिडेंसियां हैं भारत में, याद रखिएगा, भारत के पास अपनी तीन प्रेसिडेंसियां हैं, और ये तीनों प्रेसिडेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी है ईस्ट इंडिया कंपनी में। एक आपकी बंबई है, एक आपका बंगाल है, और एक आपका मद्रास है। यानी बंबई, जो वर्तमान में मुंबई कही जाती है, यहां पे बंगाल है, और ये जो है जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, ये मद्रास है। ये तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हैं। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला काम ही यही किया गया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के, यानी जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अभी तक बंगाल में गवर्नर बैठा हुआ था, आज उसी गवर्नर का नाम बदलकर क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बढ़िया। दूसरी कंडीशन सुनिएगा। दूसरी कंडीशन है कि इसके 4 सदस्यीय परिषद है गवर्नर जनरल के पास, और 4 सदस्यीय परिषद के पास भी सैन्य शक्तियां रखी गई हैं। यानी सैन्य शक्तियां इस 4 सदस्यीय परिषद के पास बैठी हुई हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण प्रणाली एक तरह से कहें तो दिखाई दे रही है। यानी एक आक्षेप आ रहा है कि संसदीय नियंत्रण प्रणाली तो नहीं है। यानी प्रश्न यदि पूछता है कि भारत में संसदीय नियंत्रण प्रणाली की प्रतिछाया कब मिली, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि यहां पर एक संसदीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट यदि हम देखें, ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट में अगर हम आए तो अब कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस भारत से व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। यानी अभी तक कंपनी के जो कर्मचारी थे वह बिना लाइसेंस भारत से व्यापार कर रहे थे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि अब कंपनी के कर्मचारियों को भारत से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के वो भारत से व्यापार। चौथी 5वीं कंडीशन देखिएगा कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखिएगा, यह वाक्य जो है 2 बार आएगा, 1773 में भी आएगा और 1784 में भी आएगा। इसीलिए मैंने कहा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध अंग्रेजी कर्मचारियों को कब लगाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर इसी प्रश्न में भारतीय शब्द हटा दे और कहे कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया, आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बात समझ में आ गई? आपने कहा कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्लियर? बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा आपने कहा 4 सदस्यीय परिषद को अब सैन्य अधिकार भी प्रदान कर दिए गए।
अगला आपने कहा कि बिना लाइसेंस के भारतीयों को बिना लाइसेंस के अंग्रेजी कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। और अगला कहा कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखिएगा, अगला है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सीधा आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स था। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ, और वो था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इस कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश सर इल्जाह इम्पे बनाए गए। क्लियर? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, यह 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर इल्जाह इम्पे थे, और जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। क्लियर? ये न्यायाधीश बनाए गए। अब अगले पे हम आते हैं। अगला है 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। के पिट्स, सुनिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसे हम संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसे हम संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में केवल 2 ही 3 चीजें हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला, फर्स्ट, कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। यानी व्यापारिक और राजनीतिक, ये दोनों क्रियाकलाप जो थे वो क्या कर दिए गए? अलग अलग। यानी गवर्नर जनरल के हाथ से ये काम चला गया। क्लियर हो गया? दूसरा, सेकेंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल। क्या? नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ रहा था, यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के, किस एक्ट के तहत? आप कहेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्लियर हो गया? कब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए? आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। और तीसरा है कि अब कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 और 1784 का ये पार्ट आप अपने जबान पे बैठा लेंगे। 1773 में है कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। याद रखिएगा, अगर भारतीय शब्द आ रहा है, उपहार में भारतीय शब्द, तो आंसर 1700, और यदि भारतीय शब्द नहीं आ रहा है तो 1700। अगर कहता है कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1773। और फिर अगर प्रश्न पूछता है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सुन लेना मेरी बात ध्यान से। इसमें बाबू सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर अब 3 कर दी गई। और याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा था वारेन हेस्टिंग्स को, व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप का अलगाव।
क्लियर, वो ये सहन नहीं कर पाया, वो इससे संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था ये दोनों अधिकार गवर्नर जनरल को मिलें। लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 1784 के अधिनियम से बता चुकी थी कि हम अब एक ही व्यक्ति को व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्रियाकलाप करने की छूट नहीं देंगे। और यही कारण था कि वारेन हेस्टिंग्स इसी नंबर 1 के कारण यहां से एज अ गवर्नर जनरल के रूप में त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चला गया, और जहां पर बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बढ़िया। अब आते हैं हम अपने 1786 के अधिनियम पे। एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, बिना मतलब की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। वही पढ़िए जो एकदम एग्जामिनेशन हॉल में सीधा मिले, और आपका नोट्स पूर्ण है। क्लियर, नोट्स बनाते रहिएगा। 1786 का अधिनियम, ये जो 1786 का अधिनियम, अब चूंकि वारेन हेस्टिंग्स जा चुका था, अब कंपनी को कोई एक ऐसा गवर्नर जनरल चाहिए था जो वारेन हेस्टिंग्स के कद का हो, मेंटालिटी का हो, बौद्धिक हो, और उसकी नजर में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसकी नजर में लॉर्ड कॉर्नवालिस था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने की प्रक्रिया चली कि आप क्या बंगाल की गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं। उसने कहा कि हम बनना चाहते हैं, लेकिन 2 हमें कंडीशन है। अगर इस 2 कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो हम भारत एज अ गवर्नर पहुंचेंगे। वो 2 कंडीशन ही 1786 के अधिनियम के 2 बिंदु बने। यानी 1786 का अधिनियम ही लाया गया था केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए। क्लियर। पहला क्या था? फर्स्ट, उसने कहा कि अब यह तमाशा नहीं कि मेरे गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य रखे हैं, पता चलेगा कि आप तीनों के बहुमत के आधार पर निर्णय देंगे, हम अलग हो जाएं और 2 एक साथ बोल दें तो उनका सही हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे अधिकार चाहिए कि मैं अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकूं। किसी अकस्मात परिस्थिति में मैं अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकूं, और 1786 के अधिनियम की पहली बिंदु ही बना कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के सदस्यों के निर्णयों को निरस्त करने का उसे अधिकार है। संतुष्ट हुआ? जो चाहता था उसे मिला, यानी अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार, अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की एक किसी विशेष परिस्थिति में। और दूसरा, उसने कहा कि हम तभी चलेंगे जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ सैन्य शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। 1786 के अधिनियम ने कहा यस, हम आपको वो भी देंगे। 1786 के अधिनियम की दूसरी बिंदु थी कि गवर्नर जनरल को सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। यानी अगर 1786 का अधिनियम देखें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि गवर्नर जनरल को अपने ही परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार मिला, और दूसरा जो गवर्नर जनरल होगा वही सैन्य सेनापति भी होगा। और ये दोनों अधिकार पाने वाला, क्वेश्चन पूछा 1786 के अधिनियम में दोनों अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी 1786 के अधिनियम से केवल एक ही को जोड़ना है, और वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज आपने 1773 पे चर्चा कर ली, 1784 पे चर्चा कर ली, और 1786 पे चर्चा कर ली। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।